नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम आदिवासी युवा कवित्री जसिता केरकेट्टा जी की एक कविता है जिसका शीर्षक है नदी, पहाड़ और बाजार। इस कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आदिवासी जीवन में क्या-क्या संघर्ष है, आदिवासी महिलाओं के जीवन में क्या-क्या संघर्ष है। इस पे बातचीत भी करेंगे। नदी, पहाड़ और बाजार इस कविता का शीर्षक अगर कवित्री ने रखा है तो ये क्यों रखा है? ये कविता की व्याख्या और कविता पे बातचीत करते हुए हम समझ पाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कविता की रचयिता हैं, वो एक आदिवासी महिला जसिता केरकेट्टा जी हैं, जो कि एक युवा कवित्री हैं। जसिता केरकेट्टा की कविताओं को महज जनजातीय स्मृतियों अथवा चेतना की कविताएँ कहना न्यायसंगत न होगा। यद्यपि कि वो अपने पर्यावरण और जातीय स्मृतियों के साथ-साथ उनकी कविता का जो प्रतिरोधी स्वर है, सहज ही महसूस किया जा सकता है। इस तरह एक ओर वे हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता के निर्वासन और उन्हें अपने जंगलों, पहाड़ों, नदियों से बेदखल कर देने के खिलाफ खड़ी हैं। तो दूसरी ओर एक स्पष्ट प्रतिरोधी राजनीतिक चेतना के साथ समकालीन सत्ता से लोहा लेती हुई नज़र आती हैं। और ये जो कविता है वो कहीं न कहीं अतीत और वर्तमान के बीच एक धागे को खींचती हुई आगे बढ़ती है। तो सीधे हम कविता पे बातचीत करते हैं। कविता कुछ इस तरह से है कि गाँव में वो दिन था एतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। अब ध्यान दीजिए कि गाँव में जिसका जब कविता की शुरुआत हो रही है तो गाँव का वो दिन था एतवार यानी कि रविवार और मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम। नन्ही पीढ़ी का यहाँ तात्पर्य है वर्तमान से, जो वर्तमान की पीढ़ी है, जो भविष्य में बड़ी होने वाली है, उससे तात्पर्य है नन्ही पीढ़ी का। निकल गई बाजार यानी कि अपने और अपने एक छोटे किसी बच्चे को साथ बाजार की तरफ निकल गई। आगे लिख रही हैं कि सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी। मैं नन्ही पीढ़ी से कहा मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अब ध्यान दीजिए कि जब वो बाजार की तरफ उस नन्ही पीढ़ी यानी कि जो आने वाला भविष्य है उसको साथ में लिए चल रही हैं और आगे जब सूखे हुए पेड़ों को देख रही हैं, एक पतली पगडंडी जो रास्ते को देख रही हैं, जहाँ पहले पेड़ हुआ करते थे, वहाँ सूखे दरख्त जो हैं, सूखे पेड़ हैं। कह रही हैं कि मैं वो अपनी नन्ही पीढ़ी यानी कि भविष्य से कही यानी कि वर्तमान से कह रही हैं और वो वर्तमान से अतीत की बात बता रही हैं कि देखो यहीं थी कभी गांव की एक नदी। नदी यानी कि जल से तात्पर्य है। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। यानी कि जब पहाड़ रहेंगे तो नदी रहेगी और जब बहुत सारे पेड़ रहेंगे तब वर्षा होगी, प्रकृति हरी भरी होगी। तो जब सूखा पड़ने लगा, दरार फटने लगी, बहुत सारे पेड़ कटने लगे, नदी समाप्त हो गई, पहाड़ जो है पहाड़ों पे घर बसाए जाने लगे बराबर करके, समतल करके, पाट के। तो इस तरह से जो गांव की नदी थी वो आज विलुप्त हो चली है। जो ज़मीनें हरी भरी रहा करती थी वो आज दरार में बदल गई हैं और इसी दरार में कहीं न कहीं वो पहाड़ भी समा गए हैं। आगे कह रही हैं कि अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे। वो जो छोटी बच्ची, वो जो नन्ही पीढ़ी यानी कि वर्तमान जो आने वाले भविष्य का नागरिक है देश का, जिसे सभ्यता को चलाना है, सभ्यता की वाहक बनने का तैयारी है, उससे वो जो नन्ही पीढ़ी अचानक
कवित्री को सहम के लिपट गई और सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा, देख रही हो इसे? यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। यानी कि यहाँ पे जो जमीनों का जो शहरीकरण है, जो जंगलों को काट काट के शहरीकरण है, यानी कि जब जंगलों को काट के शहर बस गया, शहर में लोग बस गए, पेड़ कट गए, लोग मरते गए, और जहाँ एक समय पे पूर्वजों के यानी कि पुराने समय के खलिहान हुआ करते थे, आज वो खलिहान लोगों के मरने के बाद वो कब्रिस्तान में बदल गए हैं। नन्ही पीढ़ी कह रही है कि अब हम आ गए बाजार। बाजार आने पर दुकानें मिली, तो वहाँ दुकानदार बोला कि क्या क्या लेना है। पूछने लगा दुकानदार। इधर से जवाब आया कवित्री के तरफ से कि भैया, थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो, और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? दुकानदार बोला, यह नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई मंदी है, छठाक भर महंगाई है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो कवित्री है वो दुकानदार से वो सारी चीज़ें मांग रही हैं जो आदिवासी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के। वो कहती हैं कि भैया, थोड़ी बारिश दे दो, जो पेड़ों के कटने से अब बिल्कुल भी समाप्त हो गई है। वो गीली मिट्टी जो पहले बारिश और नदियों के पानी से गीली हुआ करती थी, एक बोतल नदी दे दो, वो जो नदी आज समाप्त हो गई है, उस नदी के समाप्त होने के बाद ज़मीन में दरारें फट गई हैं, और उन दरारों में समाये हुए पहाड़, वो एक डिब्बा बंद पहाड़ भी दे दो। उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। यानी कि जो दुकान के अंदर एक नेचुरल पोर्ट्रेट दिख रही थी, एक प्राकृतिक दृश्य टंगा हुआ था, वो कह रही हैं कि वो दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो, और ये बारिश इतनी महंगी क्यों है? दुकानदार बोला कि ये नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, छटाक भर मंगाई है। मतलब कि ये जो नमी है और ये जो व्यवस्था है वो दूसरे ग्रह से आई है, का मतलब ये है कि सरकार अब एक राज्य से दूसरे राज्य में पानी का भी सौदा करने लगी है, और इस तरह से ये जो नमी है वो बहुत कम ही मैंने मंगाई है, क्योंकि मंदी चल रही है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, चौकी देखा आंचल की गांठ में, रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, चौकी देखा आंचल की गांठ में, रुपयों की जगह पूरा वजूद पड़ा था। मतलब कि जब वो अपने साड़ी की आंचल में जो पैसे गांठ बांध के रखी थी, वो दुकानदार को पैसा देने के लिए जब गांठ को देखी, तो उसमें रुपए नहीं बैठे थे, वो पूरा वजूद, यानी कि जो वजूद बेच करके वो रुपए कमाए गए थे, वो नोट एकदम मुड़े पड़े थे। मतलब कि जो पैसा कमाने का जो जरिया है वो कहीं ना कहीं अब वजूद को भी दांव पे लगाने पे मजबूर कर रहा है। आदिवासी जनजीवन में जल, जंगल, जमीन तीनों पे प्रहार करते हुए कहीं न कहीं आदिवासियों के रोजगार पर भी एक बहुत ही हताहत व्यवस्था लागू हो गई है, जहां रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा है। कहने का मतलब है कि वो जो रुपया अपने वजूद को दांव पे लगा के लाया गया था, वो नोट भी मुड़े पड़े हैं, यानी कि वजूद, उस आदमी की जो अस्तित्व है वो भी उथल पुथल में के बीच में एक घिरा पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको ज़रूर समझ में आई होगी, जो कविता हमें अतीत और वर्तमान के बीच के अंतर को समझते और प्रकृति के महत्व को याद रखने के लिए बार बार प्रेरित करती है। आप ध्यान दीजिए कि जब दुकानदार से कुछ मांगना होता है तो कवित्री थोड़ा बारिश मांगती है, थोड़ी बारिश से भीगी हुई गीली मिट्टी मांगती है, और उस बारिश से
जो पानियों से जो नदी सालों साल गुजरती थी उस जंगल के बगल से, वो एक बोतल नदी भी मांगती है। और उस नदी के न होने से जो दरार जमीन में दिख रही है जिसमें पहाड़ समाये हैं, वो समाये हुए पहाड़ जो एक डिब्बाबंद पहाड़ भी मांग रही है। जो प्रकृति कभी धरातल पे हरी भरी रहा करती थी, आज वो केवल दीवार पे टंगी हुई प्राकृतिक दृश्य केवल पोर्ट्रेट बन के रह गई है। वो एक प्रकृति भी मांग रही है। और जब वो कहती है कि बारिश इतना महंगा क्यों है, तो कहीं न कहीं पेड़ों की कटाई और पानियों के फेरबदल में वो दुकानदार कहता है कि ये मंदी आ गई है, बहुत महंगाई है, इसलिए बहुत छटाक भरी महंगाई है। आप ध्यान दीजिए कि रामदयाल मुंडा की जो कविता अंतिम साल की अंतिम अंतिम सालवन के साल की कथा आपको मैंने जब बताया था, जब पढ़ाया था, उसमें भी पेड़ों की कटाई पे चोट था। वो पेड़ों की कटाई ही कहीं न कहीं इस बारिश के महँगी होने का हेतु है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो जो जल जंगल ज़मीन का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं सूखा और ज़मीन में दरारें ही फटेंगी और वो पहाड़ जो जंगल की पहचान हुआ करती थी वो उस दरार में समाएँगी ही। तो इस तरह से जसिता किरकिट्टा जी ने जो इस कविता का शीर्षक दिया है, नदी, पहाड़ और बाज़ार, ये कहीं न कहीं हमें यही समझाते हैं कि हमें अपने अतीत और वर्तमान के बीच के अंतर को हमेशा समझना चाहिए। जिस तरह से वो नन्ही पीढ़ी को लेकर के बाज़ार जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। और इस अंतर को समझते हुए वर्तमान और अतीत के अंतर को समझते हुए प्रकृति के महत्व को भी याद रखने के लिए बार-बार ये कवित्री इस कविता के माध्यम से प्रेरित करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए-नए विषयों से आप जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।